नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लामेशन। तो आज हम जानेंगे कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है इन्फ्लामेशन का इंट्रोडक्शन। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का एक ऐसा प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है जो किसी भी डिसीज़ कंडीशन में, किसी भी इन्फेक्शन की कंडीशन में, या जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी या कोई इरिटेशन होता है उस दौरान जनरेट होता है या हमारी बॉडी के डिफेंस में काम आता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, इन्फ्लामेशन इज़ द बॉडी नेचुरल प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स, यानी कि ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है टू इंजरी, इन्फेक्शन और हार्मफुल सब्सटेंस। यानी कि इन्फ्लामेशन ऐसी कंडीशन में डेवलप होता है जब हमारी बॉडी में क्या कोई इंजरी हुई हो या कोई इन्फेक्शन हुआ हो या किसी हार्मफुल सब्सटेंस के कांटेक्ट में हमारी बॉडी आई हो, तब इन्फ्लामेशन का जनरेशन होता है या जनरेट होता है। ठीक है, जैसे कि आगे लिखा हुआ है, इट हेल्प टू रिमूव द कॉज ऑफ डैमेज, यानी कि ये हमारी बॉडी से जो कॉज करता है, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कॉज कर रहा है, उसको रिमूव करने का एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है एंड स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस, और ये हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, इफ़ योर फिंगर इज़ कट, यदि आपकी जो उंगली है वो कट जाती है, द एरिया बिकम रेड, स्वेलन एंड पेनफुल। तो उस इंजरी वाले एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, आपको स्वेलन देखने को मिलेगा और आपको पेन देखने को मिलेगा। दिस इज़ इन्फ्लामेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो आगे हम समझेंगे कि इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन क्या होती है। इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन के अगर बारे में बात करते हैं तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, इन्फ्लामेशन इज़ द प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, यानी कि इन्फ्लामेशन क्या है? हमारी बॉडी का क्या है? एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है। ठीक है, बॉडी टिश्यू टू इंजरी, इन्फेक्शन और इरिटेशन। जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि इन्फ्लेमेशन क्या है? हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है। कब? जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इरिटेशन होता है, ठीक है, तब इन्फ्लेमेशन की कंडीशन आती है। इसको हम कैसे करेक्टराइज करते हैं? तो करेक्टराइज बाई रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शंस, यानी कि जब भी इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है तो आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, आपको हीट देखने को मिलेगा उस जगह पे, आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, आपको पेन देखने को मिलेगा और आपको लॉस ऑफ फंक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो ये आपको इस प्रकार से डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको भी समझते हैं। इन्फ्लेमेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द बॉडी इम्यून सिस्टम फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड रिपेयर इंजर्ड टिश्यूज़, यानी कि इन्फ्लामेशंस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा बॉडी इम्यून सिस्टम, यानी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम वो फाइट करता है किसके अगेंस्ट? जो इन्फेक्शंस हो गया, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या करता है? हमारी बॉडी फाइट करती है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है? फाइट करती है और रिपेयर करती है। क्या करती है? रिपेयर करती है इंजर्ड टिश्यूज़ को, जो भी इंजर्ड टिश्यूज़ था उसको रिपेयर करने में हेल्प करती है। तो ये थी इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशंस। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया और आपकी इसको डेफिनेशन बताई। आप कोशिश करें कि जब भी आप एग्ज़ाम में लिखें तो कम से कम 2 डेफिनेशन ज़रूर लिख के आएँ ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। तो हमने देखा इसका डेफिनेशन और इंट्रोडक्शंस। आगे हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन के कॉज की। कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशंस। तो इन्फ्लेमेशन का कॉज क्या क्या होता है? इन्फ्लेमेशन का जो कॉज होता है वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है इन्फेक्शियस, ठीक है, सबसे पहला क्या आता है? इन्फेक्शियस, और दूसरा आता है नॉन इन्फेक्शियस। दूसरा क्या आता है? नॉन इन्फेक्शियस। तो जो इन्फेक्शियस आता है, जैसे कि उसके नाम से ही आपको दिख रहा है कि इस प्रकार के पॉजिटिव एजेंट्स जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, जैसे कि आपने देख रखा है, मैंने लिख रखा है आपको, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, फंगाई हो गया एंड पैरासाइट्स हो गए।
तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। ठीक है। दूसरा जो कॉजेटिव एजेंट्स है वो आता है नॉन इन्फेक्शियस कॉज, जिसके अंतर्गत कई सारे एजेंट्स आते हैं। जैसे सबसे पहले जो एजेंट आता है वो आता है फिजिकल एजेंट्स। तो फिजिकल एजेंट्स में क्या आते हैं, फिजिकल एजेंट्स में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, हीट, यानी कि कोई पर्सन हीट के कांटेक्ट में आ गया हो, या उस पर्सन को कोई माइनर कट लग गया हो, ठीक है, जिसकी वजह से उसको इन्फ्लेमेशन हो गया हो, या व्यक्ति जल गया हो, ठीक है, व्यक्ति जल गया हो, या उस व्यक्ति को फ्रैक्चर वगैरह हो गया हो, ठीक है, उसका बोन टूट गया हो, उसका फ्रैक्चर वगैरह हो गया हो, ठीक है, एंड या फिर उसको व्यक्ति को कोई ट्रॉमा वगैरह या कोई इंजरी वगैरह हुई हो, ठीक है, या वो व्यक्ति यूवी रेडिएशन या यूवी रेज या फिर रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गया हो, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को क्या हुआ हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो। दूसरा जो पॉजिटिव एजेंट्स है नॉन इन्फेक्शियस में वो आता है केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, एसिड्स वगैरह हो गए, ठीक है, एसिड्स जैसे किसी भी एसिड्स का हमारी स्किन पर गिर जाना, जिसकी वजह से वहाँ इरिटेशन हो जाना, वहाँ रेडनेस हो जाना, वहाँ स्वेलिंग वगैरह हो जाना, जो क्या क्या कॉज करेगा, हमारे इन्फ्लेमेशन को कॉज करेगा। ठीक है। दूसरा जैसे कोई वेस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए। टॉक्सिक का मतलब कैसे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो किसी भी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, और उस व्यक्ति के त्वचा पे या उस व्यक्ति के स्किन्स पे क्या हो गया, कोई केमिकल सब्सटेंस गिर गया, तो उस केमिकल सब्सटेंस ने उसको इरिटेशन कॉज कर दिया, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, उसको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। अगला जो पॉजिटिव एजेंट आता है वो आता है ऑटोइम्यून डिसीज़। तो ऑटोइम्यून डिसीज़ क्या होती हैं, ऑटोइम्यून डिसीज़ वो होती हैं जिसमें हमारी खुद की बॉडी सिस्टम्स क्या करता है, हमारे खुद के टिश्यूज़ को, हमारे खुद की सेल्स को क्या करता है, डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से क्या इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ लिख रखा है, द बॉडी इम्यून सिस्टम्स अटैक्स इट्स ओन टिश्यूज़, यानी कि जो हमारा बॉडी टिश्यूज़ है वो खुद के टिश्यूज़ को क्या करने लगे, मारने लगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस ये एक हमारे जॉइंट की प्रॉब्लम्स होती है। जैसे जैसे मैं आगे आपको डिसीज़ कंडीशन पढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको ये कंडीशन भी पढ़ाऊंगा, आगे जानेंगे कि क्या होता है। अगला आता है एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं और इरिटेशन कॉज करते हैं, जैसे पॉलन हो गए, ठीक है, एंड सर्टेन फूड्स और मेडिसिन। कुछ खाने, कुछ फूड्स वगैरह और कुछ मेडिसिन वगैरह होती हैं जो भी ये भी क्या करती हैं, इन्फ्लेमेशन को कॉज करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अस्थमा वगैरह हो गया, ठीक है, ड्यू टू एलर्जीज़। जो अस्थमा होती है वो भी किसके कारण से होती है, एलर्जी की वजह से होती है। तो हमने देखा कि इन्फ्लेमेशन के पॉजिटिव एजेंट्स क्या क्या होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन के साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आगे हम देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन के साइन सिम्टम क्या हैं। तो सबसे पहले साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, या इसको हम बोलते हैं कार्डियल साइन। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियल साइन। कार्डियल साइन तो सबसे पहला क्या है, रेडनेस, दूसरा क्या है, हीट, एंड थर्ड वन इज़ स्वेलिंग, और फोर्थ पेन, एंड फिफ्थ इज़ लॉस ऑफ फंक्शंस। तो ये जो साइन है आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साइन से कभी कभी क्या होता है, जो टीचर होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो आपसे एमसीक्यू भी पूछ लेता है। मैंने जो आपको ब्रैकेट में लिख रखे हैं, जैसे रवर, कैलर, ट्यूमर, डोनर एंड फंक्सिटोलेजिया, ये क्या है, यही कार्डियल साइन कहलाते हैं। जैसे आपको कैसे पूछता है कि विच साइन इज़ इंडिकेट फॉर द रेडनेस कार्डियल साइन, इस तरह से पूछता है वो आपको कि इनमें से कौन सा ऐसा साइन है जो रेडनेस का कार्डियल साइन को इंडिकेट करता है। तो इस तरह के आपको वो साइन पूछेगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि जो रेडनेस क्यों होती है, तो रेडनेस क्यों होती है, रेडनेस होने का जो मेन रीज़न है, तो रेडनेस जिस एरिया में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पर क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, उस जगह की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ने से वहाँ की जो वेन्स होती हैं वो वैसो डायलेट हो जाता है, उनमें वैसो डायलेशन हो जाता है, यानी कि वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका डायमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अगला आता है हीट। द एरिया फील्स वार्म बिकॉज ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी कि जो एरिया है, जिस जगह पे इंजरी होती है, तो वहाँ हीट क्यों दिख रहा, क्यों आया, तो हीट आने का जो मेन रीज़न है, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जा रही है। ऐसे स्वेलिंग का है, फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द टिश्यूज़, यानी कि जो फ्लूइड्स है
वो एक्यूमुलेट्स हो गया, जिसकी वजह से क्या आपको देखने को मिली, आपको स्वेलिंग देखने को मिली। एस क्या है, पेन, तो केमिकल्स स्वेलिंग स्टिमुलेट्स नर्व एंडिंग, यानी कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्टिमुलेट कर देते हैं हमारी नर्व एंडिंग को, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, आपको पेन देखने को मिलता है। एंड लॉस ऑफ फंक्शंस, तो लॉस ऑफ फंक्शंस की अगर बात हम करते हैं तो इसको द अफेक्टेड पार्ट कैन नॉट फंक्शंस नॉर्मली, तो जिस भी जगह पे क्या होगा, जो इन्फ्लेमेशंस होगा उस फंक्शंस, उस एरिया में क्या होगा, फंक्शंस नॉर्मली क्या होगा, अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि साइन ऑफ इन्फ्लेमेशंस क्या क्या थे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि हम इसके टाइप्स देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स में पहला आता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दूसरा आता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज़ ए रैपिड, यानी कि ये क्या होता है, रैपिड, बहुत ही जल्दी होता है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। कैसा होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यानी कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वो रैपिड होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रेस्पॉन्स करता है ऑफ द बॉडी टू इंजरी और इन्फेक्शंस, यानी कि हमारी बॉडी में जब भी कोई इंजरी होती है या कोई इन्फेक्शंस होता है, जब भी कोई इंजरी या इन्फेक्शंस होता है तो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो बहुत ही रैपिडली आता है और कुछ समय के लिए आता है, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, इसका हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी कि इसको हम कैसे करेक्टरिस्टिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट क्विकली, यानी कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वो क्विकली स्टार्ट होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि विद इन मिनट्स एंड आवर्स, यानी कि कुछ मिनट्स और कुछ ही घंटों के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन की जो फेजेस हैं वो चालू हो जाती हैं। लास्ट्स फॉर ए फ्यू डेज, यानी कि ये कुछ दिनों तक रह सकता है। ठीक है, यूजुअली माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटिंग, यानी कि ये क्या होता है, थोड़ा माइल्ड लेवल का होता है और खुद से ही इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं इसके पॉइंट की। तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट और है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स आर मेन WBC सेल्स। जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं वो मेन WBC सेल्स होती हैं जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोर थ्रोट, इन्फेक्टेड वुंड, स्किन इन्फेक्शन या स्किन कट और अपेंडिसाइटिस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या क्या होती हैं चीज़ें ये। अगला बात करते हैं हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की, कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या क्या होता है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज़ ए स्लो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन कैसा था, रैपिड था, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैसा है, स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन है, यानी कि ये क्या होता है, स्लो, यानी कि धीरे धीरे ग्रो करता है हमारी बॉडी में और प्रोलॉन्ग्ड समय तक रहता है, यानी लंबे समय तक रहता है इन्फ्लेमेशन। लास्ट्स फॉर वीक्स, मंथ एंड ईयर्स, यानी कि ये कुछ हफ्तों से लेके कुछ मंथ्स तक और कुछ सालों तक हमारी बॉडी में रह सकता है। इसको हम कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं, तो डेवलप स्लोली, यानी कि ये क्या होता है, बहुत ही धीमे धीमे डेवलप होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन, और बहुत ही लंबे समय तक हमारी बॉडी में बना रहता है। इसका जो मेन पॉइंट्स है, एक ये बहुत अच्छा मेन पॉइंट्स है, जैसे वहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या हो रहा था, जो न्यूट्रोफिल्स थी वो मेन WBC सेल्स थी। यहाँ क्या होता है, मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट्स आर द मेन सेल्स इन्वॉल्व। मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स ये क्या होती है, मेन सेल्स होती हैं जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, अस्थमा हो गया, और रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। ये डिसीज़ क्या क्या होती हैं मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो इवेंट्स हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर बताने बैठ गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आसान शब्दों में ये समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।